नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। बात करेंगे उन 5 बड़ी खबरों के बारे में जो आज चर्चा का विषय बन रही। तो सबसे पहले बात यूपी में साल के अंत में होने वाले नगरीय निकाय के चुनाव के बारे में करेंगे। तो यूपी में साल के अंत में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने सक्रियता बढ़ा दी है। तो सभी नगर निगमों के लिए प्रभारी और संयोजक घोषित करने के बाद रणनीति पर मंथन करने के लिए बड़ी बैठक की जा रही है। तो बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, सभी चुनाव प्रभारी सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। तो बैठक में मंत्रियों को अपने गृह जिले में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य भी मिलेगा। तो साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगरा नगर निगम की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो दोनों की प्रतिष्ठा अब दांव पर होगी। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। तो मेरठ अलीगढ़ पर बीजेपी की खास नजर रहने वाली है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वाराणसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है, मंथन किया जा रहा है, रणनीतियां तैयार की जा रही है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर मंथन भी हो रहा है। तो मेरठ अलीगढ़ पर बीजेपी की खासा नजर है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वाराणसी की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कई लोगों की परीक्षाएं होने वाली है इस चुनाव में। तो वहीं पर बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, सभी चुनावी प्रभारी और सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। तो बैठक में मंत्रियों को अपने गृह जिले में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगरा नगर निगम की जिम्मेदारी दे दी गई है। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। मेरठ अलीगढ़ पर बीजेपी की खासा नजर रहने वाली है। तो 16 में से बीजेपी ने पिछली बार 14 सीटें जीती थी। तो अब मेरठ और अलीगढ़, जो ये दो और ऐसे जिले थे जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, बीएसपी को इसमें जीत मिली थी। तो अब मेरठ और अलीगढ़ को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। खासा नजर यहां पर बीजेपी की रहेगी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वाराणसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगरा की जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में साल के अंत में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने सक्रियता बढ़ा दी है। तो सभी नगर निगमों के लिए प्रभारी और संयोजक घोषित करने के बाद रणनीति पर भी मंथन करने के लिए बड़ी बैठकों का दौर जारी है। तो बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और सभी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं बैठक में मंत्रियों को अपने गृह जिले में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य भी दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंप दी गई है। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगरा नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है और दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी इस बार। जिन्हें गृह मंत्री जी ने ये जिम्मेवारी दी है और ये जिम्मेवारी मैं सब अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ लेकर। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो अखंड, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन का दौर जारी है। बिल्कुल, बीजेपी जिस तरीके से काम करती है ये सभी को पता है। और जिस तरीके से बीजेपी अब अभी से पैटर्न अपना चेंज करते हुए लगातार पैटर्न, बल्कि अपने उसी पैटर्न पे काम करते हुए लगातार आज बैठकों का दौर शुरू कर रखी। और सुबह से ही वो बैठकों का दौर जारी है। अभी शाम 7 बजे तक वो बैठक चलना है। 7 बजे के बाद भी बैठक जारी रहने की उम्मीद कही जा रही है। तो वो बैठकों का दौर जारी है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में, जो 6 क्षेत्रों में बीजेपी ने पूरे प्रदेश को बांटा है, उनके लिए अलग अलग टीमों के साथ बैठक है। और
और ये पूरी बैठकें जो अलग अलग दायित्व जिनको दिए गए हैं, जिनमें डिप्टी सीएम हैं, जिनमें दोनों डिप्टी सीएम हैं और तमाम जो मंत्री हैं, जिनमें असीम अरुण को भी जिम्मेदारी दी गई, तो तमाम जो ओहदेदार लोग हैं उनके साथ भी मीटिंग होनी है। तो ये सारे जो कवायद चल रही है, ये कवायद इस बात के लिए भी है कि न सिर्फ बेहतर तैयारी की जाए बल्कि जीत पक्की रखी जाए, क्योंकि नगर निकायों के चुनावों में सबसे ज़्यादा सभी सीटों पे ऑलमोस्ट बीजेपी का ही परचम लहराया गया था। इसके पहले भी बीजेपी अपनी जीत के उस सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी। हालांकि नगर पंचायतों के चुनाव में जो तमाम नगर पालिकाएं और नगर निगम के इतर जितनी हैं उनमें बीजेपी को जरूर मात खानी पड़ी थी। इस बार बीजेपी की तैयारी उन हारे हुए किलों पर भी किलेबंदी करने बिल्कुल की है। अगर क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि 16 में से 14 जो है सीटें उनके अंडर आई थी, लेकिन 2 सीटें जो मेरठ और जो अलीगढ़ की थी वो उनके अंडर नहीं आ पाई थी। तो कितनी बड़ी चुनौती होगी इस बार मेरठ और अलीगढ़ को लेकर बीजेपी के लिए। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जो है शाहजहांपुर भी इसमें अस्तित्व में आ गया, तो उसके लिए क्या कुछ रणनीतियां तैयार की जा रही है? जाहिर सी बात है, अभी जो बैठक हो रही है तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, जो स्थानीय निकाय को लेके जो प्रभारी बनाए गए हैं उनके साथ क्या कुछ जिम्मेदारियां साझा की जा रही हैं, क्या उन्हें दायित्व दिए जा रहे हैं, किन किन चीज़ों पे फोकस किया जाना है। चूँकि प्रत्याशियों का चयन एक टेढ़ी खीर होती है हमेशा, तो उसमें नाराज़गी ना होने पाए। आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है जो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ये अगला पूरा साल अगर कहा जाए तो चुनावी साल हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियाँ अगर हैं तो उनके मद्देनज़र भी किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जाएं, जातीय समीकरणों को कैसे साधा जाए, जो और लोकल इश्यूज हैं, क्योंकि ज़्यादातर सीटों पे बीजेपी पहले से ही काबिज है। तो ऐसे में उन तमाम सीटों पे दोबारा परचम लहराने के लिए अगर कोई नाराजगी है तो उसे कैसे दूर किया जाए। बिल्कुल अगर क्योंकि कई लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी है ये, लेकिन भूपेंद्र चौधरी पे खासा नजर बनने वाली है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला टेस्ट होगा जिसमें उन्हें उत्तीर्ण होना होगा। बिल्कुल, अक्सर ये देखा जाता है जब नगर निकाय चुनाव होते हैं तो कोई न कोई बदला हुआ चेहरा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होता है। पिछली बार भी अगर देखा जाए तो स्वतंत्र देव सिंह नहीं थे, उसके पहले जो दायित्व था वो जो स्वतंत्र देव से पहले की जिम्मेदारी जिनके पास थी वो थी महंत पांडे की, तो महंत पांडे के पास वो जिम्मेदारी थी। उसके पहले की बात अगर करते हैं तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी के कंधे पर यह जिम्मेदारी आई थी 2013 के चुनावों में। तो इस तरीके से जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां जरूर बदल जाती हैं, लेकिन बीजेपी चूंकि 24/7 काम करने वाली पार्टी है, 12 महीने वो चुनाव के मूड में रहती है और हमेशा वो लगातार अपने बिल्कुल अखंड क्योंकि जिम्मेदारियां तो सौंप दी गई है, लेकिन अब योग्यता की परीक्षा ली जाएगी बीजेपी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आज से 3 दिवसीय कानपुर दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो आज से 3 दिवसीय कानपुर दौरे पर रहने वाले हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो मोहन भागवत रात करीब 9:35 पर राजधानी एक्सप्रेस से कानपुर सेंट्रल पहुंच जाएंगे। उनके आगमन को लेकर सेंट्रल में भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं मोहन भागवत के इस दौरे को लेकर कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि वाल्मीकि समाज को लेकर बीजेपी के करीब लाने के लिए मंथन संघ हो रहा है। तो संघ प्रमुख 3 दिन दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय में ही रुकेंगे। तो 3 दिन के लिए विद्यालय में अस्थायी हॉस्पिटल भी बनाया गया है जिसमें डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे उपलब्ध रहेगी और नान राव पार्क में वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं आरएसएस प्रमुख। तो संघ प्रमुख प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें संबोधित भी करेंगे। साथ ही मोहन भागवत वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होने वाले हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम जुड़ रहे हैं। तो असलम, 3 दिवसीय कानपुर दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। जी बिल्कुल, आज से 3 दिवसीय दौरे पर जो संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं वो कानपुर पहुंचेंगे। आज 9:35 पर यहाँ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो सीधा यहाँ से दीनदयाल जो उपाध्याय विद्यालय है वहाँ पर पहुंचेंगे। वहाँ पर आज रात प्रवास करेंगे। उसके बाद कल जो है
उनका जो सबसे पहला कार्यक्रम होगा वो दीनदयाल उपाध्याय में जो कार्यक्रम है स्वर संगम घोष जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो वाल्मीकि जयंती है उसमें जो है हिस्सा लेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और काफी तादाद में बताया जा रहा है कि लोग वहां पर पहुंचेंगे जो वाल्मीकि समाज के हैं। इसके अलावा कई उनके कार्यक्रम यहाँ पर लगे हुए हैं। कार्यक्रम क्योंकि 3 दिवसीय दौरा है तो ऐसे में कई कार्यक्रम लगे हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले से ही वहां पर जो कानपुर पुलिस कमिश्नर है वहां पर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। इसके अलावा उनके साथ काफी फोर्स भी था जो चप्पे चप्पे पे तैनात रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पर 9:35 पर यहाँ पहुंचेंगे तो वहाँ पर काफी तादाद में फोर्स भी तैनात किया गया है और जो खुफिया एजेंसी के जो है उनको भी लगा दिया गया है। इसके अलावा जहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय स्कूल है वहाँ पर भी काफी तादाद में फोर्स वहाँ पर लगा दिया बिल्कुल गया है। असलम, और इससे पहले भी मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी भी मुहैया कराई गई है बीजेपी की तरफ से। असलम, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कानपुर में 10 साल बाद ये घोष कार्यक्रम रखा गया है तो कानपुर जो है वाल्मीकि समाज के लोगों का गढ़ भी माना जाता, तो कितना अहम ये दौरा होने वाला है? जी बिल्कुल, काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में ये कानपुर यहाँ पर मोहन भागवत का आना और वाल्मीकि समाज के लोगों से मिलना तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। कयास लगाया जा रहा है कि वाल्मीकि समाज के लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि साधने का प्रयास है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं उनसे मोहन भागवत से जो है मुलाकात भी कर सकते हैं इस दौरान। और क्योंकि वहां पर जो संघ के प्रांत प्रचारक हैं और भी जो अन्य उनके पदाधिकारी हैं, बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में 3 दिवसीय दौरा है तो एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। जी असलम, ये भी सुनने में आया क्योंकि कोरोना से पहले ही संघ का एक खोखा तैयार किया गया था, खाका जब तैयार किया गया था उसमें यही एक टारगेट रखा गया था, जितने भी लोग होंगे, दलित लोग होंगे, उनके जितने भी एक भी व्यक्ति अगर होगा तो उस तक भी संघ की सोच पहुंचाई जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी और जो वाल्मीकि समाज है के बीच में काफी ज्यादा दूरियां बनी हुई है। क्या लगता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे के बाद जो है ये दूरियां कम हो पाएंगी? देखिए, बीजेपी सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं जो वाल्मीकि समाज है या जो भी है वो उनका इस बीजेपी से रुझान बढ़ा था, ये साफ तौर पर देखा गया कि जो वोट परसेंटेज भी थी वो भी बढ़ी थी। तो ऐसे में जो अब जो आने वाला चुनाव है लोकसभा चुनाव, तो उसमें पूरा प्रयास रहेगा बीजेपी का और कि किसी भी तरह से ये जो वोट है वो कहीं न जाने पाए। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये पूरी जो ये दौरा है वो एक अहम माना जा रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर एक कार्यक्रम में सम्मिलित होना जो वाल्मीकि समाज ने रखा है और काफी बताया जा रहा है कि बड़ा कार्यक्रम रखा जा रहा है जिसमें कई 100 लोग उसमें शामिल होंगे जो वहाँ के क्षेत्रीय हैं, जो इस समाज के लोग हैं जो अहम पदों पर बैठे हुए हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और संबोधित करेंगे। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि जो दौरा है वो काफी अहम साबित हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असलम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार चल रहे हैं, तो उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आईसीयू में अभी तक वो भर्ती हैं। तो अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अस्पताल में ही डटे हुए हैं, तो पूरा परिवार डटा हुआ है अस्पताल में। तो मुलायम सिंह का स्वास्थ्य जानने के लिए तमाम लोग भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। मौजूदा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शुक्रवार को मुलायम सिंह का हाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। यहां वो अखिलेश यादव से मिले और उनसे उनके पिता के स्वास्थ्य की जानकारी ली। तो वहीं मुलायम सिंह की स्वास्थ्य कामना को लेकर लगातार सपा कार्यालय में भी हवन किया जा रहा है। तो मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो फिलहाल ही अभी हाल ही में उनका जो है हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया था। कहा जा रहा था कि अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो सपा कार्यालय में लगातार हवन पूजन जारी है, उनके स्वास्थ्य की कामना की जा रही है, स्वस्थ होने की कामना की जा रही है।
सभी कार्यकर्ता लगातार यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नेताजी ठीक हो जाए और घर को वापसी करे। तो आईसीयू में मुलायम सिंह यादव भर्ती है, तो आज 7वां दिन है और पूरा परिवार मुलायम सिंह यादव का यादव परिवार जो है अस्पताल में ही मौजूद है। तो वहीं कार्यकर्ताओं का, नेताओं का तांता भी लगा हुआ है। वहीं पर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे अस्पताल में। तो तमाम लोग स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंच रहे हैं अस्पताल। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी कामना को लेकर लगातार हवन किया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, मंदिरों में जाकर दुआएं मांगी जा रही है, मस्जिदों में जाकर। तो लगातार सभी कार्यकर्ता और नेता यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके नेताजी ठीक हो जाए और घर को वापसी करें। आपको बता दें कि इससे पहले भी जून में वो 2 बार जो है मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन उनको अगले दिन ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन इस बार काफी क्रिटिकल उनकी हालत बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि काफी क्रिटिकल ये दिन होने वाले हैं। तो लगातार उनका हेल्थ का बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अभी भी जो हालत है वो नाजुक ही बनी हुई है। तो 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। तो लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर कामनाएं चल रही है, प्रार्थना की जा रही है, हवन किए जा रहे हैं, पूजा की जा रही है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नेताजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और घर को वापसी करें। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो नितिन, 7वां दिन है, हेल्थ बुलेटिन भी जारी कर दिया गया है और अभी भी हालत जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। मुलायम सिंह यादव की तबीयत है वो काफी अभी जो है नाजुक बताई जा रही है। आज 8वां दिन मुलायम सिंह यादव को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो गए। तो उसी को लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है हवन कीर्तन करा रहे हैं, क्योंकि नेताजी की जो तबीयत है वो काफी नाजुक बताई जा रही है। आज ही जो बुलेटिन जारी किया गया था उसमें भी जो है बहुत ही क्रिटिकल बताया गया कि नेताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। तो उसको देखने आपको, उसी को देखते हुए जो है यहाँ पर जो है तमाम डॉक्टरों की जो टीम है यहाँ पर जो बुला ली गई है। तमाम डॉक्टर वहाँ पर जो बातचीत करें। अखिलेश यादव खुद वहाँ पर है। डॉक्टरों की टीम जो है 24 घंटे अखिलेश यादव के संपर्क में बनी है, क्योंकि जिस तरीके से नेताजी की तबीयत को लेकर आज 7 दिन हो गए हैं उनको वेंटिलेटर पे। तो उसी को जो है अखिलेश यादव जब आते हैं वहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल तो तभी उस बुलेटिन को जारी कराया जाता है और साथ ही उनके साथ जो कार्यकर्ता है, तमाम नेता वहाँ पहुंच रहे हैं। आज खुद का भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है नरेश टिकैत वो खुद वहाँ पर पहुंचे हुए थे। उनने जो है नेताजी की दुआ जो है हालत को देखते हुए उन्होंने भी दुआएं करी है कि जल्दी से जल्दी मुलायम सिंह यादव ठीक हो जाए और जल्दी पर अपने परिवार के बीच में चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो यूपी के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में भारी बारिश ने लोगों के घर से निकलना मुहाल कर दिया है। तो अमेठी, लखीमपुर में भी भारी बारिश से जगह जगह जल भराव हो रहा है। तो कहीं घर की दीवार धंस गई है तो कई शहरों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं फतेहपुर में 3 दिनों से भारी बारिश से गाजीपुर थाना क्षेत्र के बडनपुर गांव में मकान की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। हादसे में 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। वहीं इस बारिश ने नगर निगम प्रशासन की भी पोल खोलकर रख दी है। तो अपने कामों के बड़े बड़े दावे करने वाले नगर निगम की पोल खुल गई है। तो भारी बारिश बनी है मुसीबत, तो जगह जगह जल भराव हो रहा है। तो प्रशासन की भी इसने पोल खोलकर रख दी है। तो यूपी के आधा दर्जन से ज्यादा शहर भारी बारिश के चलते जल भराव का सामना कर रहे हैं। तो कई लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी के आधे से ज़्यादा जो गांव है वो पानी की चपेट में आ गया। तो यूपी के आधा दर्जन से ज़्यादा शहरों में भारी बारिश ने लोगों का घर से निकलना दुश्वार कर दिया। तो अमेठी, लखीमपुर में भारी बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया है। कहीं घर की दीवार धंस रही है तो कहीं शहरों के स्कूलों को बंद भी कर दिया गया है। तो वहीं फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फतेहपुर में 3 दिनों से भारी बारिश से गाजीपुर थाना क्षेत्र के बडनपुर गांव में मकान की दीवार अचानक से भरभरा कर गिर पड़ी। तो हादसे में 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। वहीं इस बारिश ने नगर निगम प्रशासन की भी पोल खोलकर रख दी है। तो बड़े बड़े दावे करने वाली नगर निगम प्रशासन की पोल खुल गई है। भारी बारिश के चलते हर जगह जल भराव हो चुका है। तो उस पर नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी के आधा दर्जन से भी ज्यादा शहरों में भारी बारिश के चलते जल भराव हो गया है।
तो वहीं फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 दिनों से भारी बारिश के चलते गाजीपुर थाना क्षेत्र के बडनपुर गांव में मकान की दीवार अचानक से भरभरा कर गिर गई, जिसमें हादसे में 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। तो वहीं इस बारिश ने नगर निगम प्रशासन की भी पोल खोलकर रख दी है। तो बड़े बड़े दावे करने वाली नगर निगम प्रशासन की पोल खुल गई है। भारी बारिश के चलते हर जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस भारी बारिश के चलते कई लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो बारिश ने नगर निगम प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। तो वहीं जगह जगह जल भराव हो रहा है, तो जिसने नगर निगम जो प्रशासन है उसकी कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करके रख दिया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो आशुतोष, जिस तरह से भारी बारिश चल रही है और अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही है, जल भराव हो रहा है, तो नगर निगम की जो बड़े बड़े दावे करती है उसकी पोल खोल रहा है ये। देखिए बबीता, आपको साफ साफ बताएं, जिस तरह से ये नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा जिस तरह से दावे किए जाते हैं और करोड़ों का जो बजट पास होता है, वह दावे कहीं ना कहीं हवा में ही फेल हो जाते हैं। जब भी ये बारिश होती है, हल्की सी बारिश के बाद ही सड़कों पर जलभराव दिखाई देता है, जो नाले हैं वो बाहर आ जाते हैं और कई बार इस तरह के हमें हादसे भी देखने के मिले हैं कि जो बच्चे हैं वो नालों में गिर जाते हैं और इसके चलते कहीं ना कहीं एक हादसा भी होता है। जी आशुतोष, क्योंकि देखा गया कार्रवाई भी होती है लेकिन लापरवाही जस की तस ही बनी हुई है। जी, लगातार शिकायतों के बाद भी नगर पालिका द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती, सिर्फ दावे किए जाते हैं। आपको बताया जिस तरह से करोड़ों का बजट हर बार नगर पालिका को दिया जाता है और उनके द्वारा कहा जाता है कि हमने ये बजट यहाँ पर लगाया, हमने ये विकास कार्य किए हैं, लेकिन वो विकास कार्य कहीं भी नहीं होता। हर बार नाली की सफाई की बात की जाए या सड़कों के निर्माण की बात की जाए, ये सिर्फ हवाई साबित हो रहे हैं। हल्की सी बारिश के बाद ही ये नाले उफान के बाद सड़कों पर पूरा पानी हो जाता है और जो बच्चे हैं, जो इन बारिश में खेलते हैं, वो कई बार इन नालों के अंदर गिर चुके हैं, कई बार हादसों के शिकार हो चुके हैं, लेकिन नगर पालिका कोई भी इनमें कोई कार्रवाई नहीं करती। नगर पालिका की लापरवाही जो होती है, उसका जो हादसे होते हैं उसका पूरा शिकार जो है बच्चे और लोग ही बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही उत्तरकाशी द्रौपदी के डांडा में आए एवलांच की हिमालय क्षेत्र की पहली घटना नहीं है। दरअसल पिछले 15 दिनों में हिमालय में कई ऐसे एवलांच आ चुके हैं। जो ग्लेशियर वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी डोभाल की माने तो हिमालय में इस तरह का एवलांच आना सामान्य बात है और अक्सर इस तरह के एवलांच हिमालय में आते ही रहते हैं, लेकिन ये इंसानी पहुंच से दूर होते हैं, इसीलिए इनके बारे में ज्यादा पढ़ा सुना नहीं जाता है। वैज्ञानिक डीपी डोभाल बताते हैं कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में लगातार आ रहे एवलांच नेपाल से लेकर उत्तराखंड तक रिपोर्ट किए गए हैं और ये एवलांच जो है हिमालय में अक्सर आते ही रहते हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र में लगातार बर्फीले तूफान और हिमस्खलन भी आ रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो अभय, लगातार जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हिमस्खलन आना, ये एवलांच आना काफी सामान्य सी बात है। बिल्कुल, वैज्ञानिक तो इसे एक सामान्य सी बात कह रहे हैं, लेकिन साथ ही वो इसको लेकर एक बड़ी बात ये भी कह रहे हैं कि इसे हिमालयी क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां बढ़ने का एकमात्र संकेत भर कहा जा सकता है कि अगर अभी भी चेते नहीं, अभी भी पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं करते हैं, तो फिर आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी घटनाएं भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अभय, आपने एक बात सही बोली है कि वैज्ञानिकों के लिए काफी सामान्य बात है, लेकिन काफी चिंता का विषय भी है, क्योंकि 10 दिनों में ये तीसरी बार है जब उत्तराखंड के हिमालय में एवलांच हुआ हो। बिल्कुल, इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि केदारनाथ में 2 एवलांच आ चुके हैं। वो ये कह सकते हैं कि जो रियासी जो इलाका था, जो धाम का जो क्षेत्र था, उससे काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे, लेकिन जो उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा में जो एवलांच आया है उसमें 29 लोग लापता हो गए थे, जिसमें से 26 लोगों के 100 अब तक प्राप्त हो चुके हैं। और ये बड़ी घटना इसलिए कहा जा सकता है कि एक साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पर होना राज्य के लिए भी और देश भर के लिए भी, और जो वैज्ञानिक है उनके लिए एक चिंता का विषय जरूर यहाँ पर बन गया है। राज्य के लिए बड़ा सबक यह है कि उत्तराखंड के जो उच्च हिमालयी जो क्षेत्र है वहाँ पर अगर
अगर इसी तरीके से मानवीय गतिविधियां बढ़ती रही, इसी तरीके से बेलगाम ट्रैकिंग, बेलगाम पर्यटन के नाम पर, ट्रैकिंग के नाम पर लोगों का जाने का सिलसिला शुरू रहता है, तो फिर और बड़ी घटनाएं पर्यावरणीय प्रकृति के साथ यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल अबे, क्योंकि कंट्रोल रूम और जो प्रशासन है, उत्तरकाशी प्रशासन है या फिर अन्य प्रशासन है, सब पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो ऐसी घटना हुई है। 2019 में भी ऐसी एक घटना हुई थी जहां पर 5 विदेशियों ने अपनी जान गंवाई थी। 2016 की अगर बात की जाए, वहां पर भी 4 विदेशी गायब हो गए थे। इससे पहले भी, यानी कि अगर 1990 से लेकर 2019 तक की बात की जाए और अब एक और जो मामला जुड़ गया है इसमें, तो लगातार एवलांच के कई सारे ऐसे मामले देख लिए गए हैं, लेकिन कदम अभी तक कोई भी बेहतर उठाए नहीं गए हैं। अबे दीपिका, इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि जो भूगर्भीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ग्लेशियर का अध्ययन अब तक किया है, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर सरकारों को आगाह रहने के लिए कहा है कि अगर हिमालयी क्षेत्रों में एवलांच का आना इस तरीके से आता है तो फिर सरकारों को यहाँ पर जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ग्लेशियरों पर बढ़ती मानवीय गतिविधियाँ सीधे तौर पर इस बात को इशारा करती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो फिर इस तरीके की भयानक चीज़ें उनके सामने आती है, जो मंजर खौफनाक होता है। जान और माल दोनों का नुकसान उत्तराखंड को यहाँ पर झेलना पड़ता है, चाहे 2013 की प्राकृतिक आपदा हो या फिर उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा में आया एवलांच हो, जिसमें दोनों ही जगहों पर राज्य को बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है। राज्य की छवि धूमिल हुई है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार पर्यटन के नाम पर, ट्रैकिंग के नाम पर या साहसिक जो गतिविधियाँ जो होती है, टूरिज्म जो ये कह सकते हैं कि एडवेंचर जो टूरिज्म होता है, उसके नाम पर जिस प्रकार से इस समय पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ यहाँ पर हो रही है, वो सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि आने वाले दिनों में और बड़ी घटनाएं हो सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की कि इसको लेकर एक सख्त गाइडलाइन यहाँ पर बनाई जाए। ये अपडेट लेना चाहेंगे कि 3 जो लोग लापता पाए गए थे उनके बारे में कोई अपडेशन अभी तक मिल पाया है? जल्दी जल्दी आपसे एक आंसर चाहेंगे इस पर। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अभी तक उनका कोई सुराग यहाँ पर नहीं मिल पाया। सेना के हेलीकॉप्टर मौसम साफ होने के बाद रेकी करने जरूर वहाँ पर गए थे, लेकिन जो 3 लोग अभी तक लापता है वो ऊपर रेकी, यानी सेना के उन हेलीकॉप्टरों के जरिए रेकी में वो चीज़ें मौजूद नहीं हो पाई। लेकिन जो ग्राउंड पर इस समय जो रेस्क्यू टीमें काम कर रही है, वो लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि उस जगह पर पहुँचा जाए जहाँ पर एक्चुअली 3 लोग लापता हुए थे, क्योंकि 29 में से 26 लोगों के शव अब तक प्राप्त हो चुके हैं, 3 की कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि जो आसपास का जो क्षेत्र है जहां पर एवलांच आया था, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर जल्द से जल्द रेस्क्यू अभियान पूरा किया जाए, और जो बचे हुए जो लोग हैं या जो जिनकी कह सकते हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।